हम लोगों ने देखा ये मुल्ला पेरियार बांध विवाद, ठीक है। अब देखते हैं कि तमिलनाडु का पक्ष इसमें क्या था। तमिलनाडु द्वारा मुल्ला पेरियार बांध में जलस्तर बढ़ाकर 136 फीट से 142 फीट करने तथा अन्य सुदृढ़ीकरण के उपायों की मांग की थी, जबकि केरल द्वारा केरल सिंचाई और जल संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित कर इसे खतरनाक बांधों की सूची में डाल दिया गया, ठीक है। इसमें केरल का पक्ष क्या था, तो बांध 125 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है और बांध टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती बारिश के कारण इसका खतरा बढ़ गया है, ठीक है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें कि मुल्ला पेरियार बांध संधि त्रावणकोर के महाराज और भारत के ब्रिटिश सचिव के बीच एक पट्टा समझौता है। इस समझौते पर 1886 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1970 में इसका नवीकरण किया गया था, ठीक है। यह समझौता 999 वर्षों के लिए था, जिसे अन्य 999 वर्षों के लिए बढ़ाने का भी विकल्प था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये लीड्स रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट है। क्या है इसे देखते हैं। लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सर्वेक्षण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। लीड्स रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2018 में जारी किया गया था। स्मरणीय तथ्य देखें, 3 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लीड्स 2024 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट छठा संस्करण इसका जारी हुआ है। यह रिपोर्ट भारत में राज्य केंद्रशासित प्रदेश के स्तर पर लॉजिस्टिक प्रणाली की गहन समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट धारणा आधारित यानी कि परसेप्शन बेस्ड और उद्देश्यपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव दोनों संकेतों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में 17 धारणा आधारित संकेतकों को 4 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2024 में सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक को चौथे स्तंभ के रूप में पहली बार शामिल किया गया है, ठीक है। परिणाम देखें तो ये खासकर आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ही देख लें। लीड्स 2024 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की ग्रेडिंग किस प्रकार से की गई है इसे देखें। देखिए, एक अचीवर्स कैटेगरी है, फास्ट मूवर्स कैटेगरी है, एस्पायर्स कैटेगरी है। तो चूँकि हम लोगों को तो बिहार यूपी के विषय में पढ़ना है, तो देखिए फास्ट मूवर कैटेगरी में स्थल देखिए दो राज्यों को कैटेगराइज किया गया है, दो नहीं इसमें और भी 4 कैटेगरी में इसे कैटेगराइज किया गया है। तो एक है स्थलरुद्ध राज्य, ठीक है, याद रखें स्थलरुद्ध राज्य। स्थलरुद्ध राज्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई स्टेट है, इसके चारों तरफ क्या है कि स्थल ही है, किसी प्रकार की सामुद्रिक सीमा नहीं है, तो वैसे राज्य स्थलरुद्ध राज्य होते हैं। तटीय राज्य आपको पता होगा कि तटीय राज्य ये सभी तटीय राज्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम लेकर और 7 सिस्टर जो है वो है, और केंद्र शासित क्षेत्र के जो है यूटीज़, ठीक है। तो 4 कैटेगरी में से बांटा गया है। तो स्थल रुद्ध राज्यों में देखें तो अचीवर्स की कैटेगरी में उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, अचीवर्स कैटेगरी में। फास्ट मूवर्स की बात कर ले तो फास्ट मूवर्स में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, ये सब फास्ट मूवर्स कैटेगरी में है। छत्तीसगढ़, झारखंड एस्पायर्स कैटेगरी में है। स्थलरुद्ध राज्यों में की बात हो रही है। तटीय राज्यों में देखें तो अचीवर्स कैटेगरी में है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। गोवा और आंध्र प्रदेश को देखें तो यह फास्ट मूवर कैटेगरी में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और केरल को देखें तो एस्पायर्स कैटेगरी में है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो किस कैटेगरी में है, अचीवर्स कैटेगरी में है। फास्ट मूवर कैटेगरी में क्या है, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, और एस्पायर्स कैटेगरी में मणिपुर को लिया गया है। चूँकि अब यहाँ जो स्थिति आप जानते ही हैं। अब केंद्र शासित क्षेत्रों में देखें यूटीज़ में, ठीक है, यूटीज़ में देखें तो चंडीगढ़, दिल्ली इसे अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। पुदुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर को रखा गया है फास्ट मूवर कैटेगरी में। अंडमान निकोबार, लद्दाख को ये है एस्पायर्स कैटेगरी में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट हम लोग को, अगर इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको यही याद रखने हैं कि किस राज्य की स्थिति कौन सी है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और त्रिपुरा, ठीक है, भाषणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर। ये क्या है, तो स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग
के दृष्टिगत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, याद रखें राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, ये केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा की थी। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषिनी नाम दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषिनी नाम दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषिनी को 3 वर्ष की अवधि हेतु 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है, DIC के अधीन डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग यानी DIBD, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, भाषिनी की गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन कर रहा है। स्मरणीय तथ्य में देखें कि 28 जनवरी 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। ठीक है, साथ ही यह देश का 8वां ऐसा राज्य है जिसने भाषिनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य है जिसने भाषिनी पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भाषिनी देखें, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो भाषिनी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ठीक है, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया भारत का AI संचालित भाषा अनुवाद मंच जो है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और महाकुंभ में भाषिनी का क्या प्रयोग रहा, इसे देखें तो जनवरी फरवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से करोड़ों लोगों का आगमन हुआ। इस विविधता के बीच इस आयोजन में सभी प्रतिभागियों ने सहज संचार और पहुंच सभी प्रतिभागियों के लिए सहज संचार और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भाषिनी का उपयोग किया गया। भाषिनी ने अपनी उन्नत बहुभाषी क्षमताओं के माध्यम से महाकुंभ के दौरान घोषणाओं, कार्यक्रमों की समय सारणी और सुरक्षा दिशा निर्देशों के 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान की। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था भाषिनी का। यहाँ पर भाषिनी का जो रोल है, जो भूमिका थी महाकुंभ में, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब आगे बढ़ें, हम लोग देखते हैं कि भारत वन रिपोर्ट 2023, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इसे देखें ध्यानपूर्वक। क्या है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों पर सुदूर संवेदन, याद रखें रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों और वृक्षों की स्थिति पर आधारित रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। और ये रिपोर्ट क्या कहलाती है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो 1987 में प्रकाशित की गई। संदर्भ वर्ष 1981 से 83 के लिए। ठीक है, 87 में रिपोर्ट प्रकाशन हुआ था, और ये किसके लिए जारी हुआ था, 81-83 के लिए। ठीक है, इस श्रृंखला की 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ठीक है, ISFR 2023 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी की गई है, जो कि अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़े पर आधारित है। ठीक है, तो हम लोग इस स्मरणीय तथ्यों में देखें तो ISFR 2023 के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है। तो देखिए, इसके अनुसार क्या है कि देश में कुल वनावरण जो है वह 71.53 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि कुल जो आंकड़े हैं वो देखिए 7 लाख, ठीक है, 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार देखें, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण वह कितना है, टोटल लगभग 82.74 मिलियन हेक्टेयर, यानी कुल मिला के देखें तो कितना 8,27,000, ठीक है, और 356.95 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। आपको पता होगा कि 33% जो है एक दायरा होता है, तो अभी 25.17% है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 अर्थात 33.33% क्षेत्र में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3, ठीक है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर 66.67% चाहिए। ठीक है, और जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे जो स्थलीय क्षेत्र है, मैदानी भाग, उसमें 1/3 चाहिए, यानी वन और वृक्षावरण होना आवश्यक है।
ISFR 2021 की तुलना में इसमें क्या किया है, राष्ट्रीय स्तर पर 156.41 वर्ग किलोमीटर की वनावरण की वृद्धि हुई है। 156.41 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है। ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण कहें तो वृक्षावरण में 11.20 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, देश में कुल वृक्षावरण 11.2 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। ये किसकी बात हो रही है, वृक्षावरण की बात हो रही है। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में पहाड़ी जिलों में वनावरण में 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में देखें तो जो देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 का योगदान करता है, याद रखें कि पूरे देश का लगभग 1/4 भाग जो वन है वो केवल नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में है। विगत आकलन के अनुसार आकलन की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये कमी दर्ज की गई, याद रखेंगे 327.30 वर्ग किलोमीटर। ISFR 21 की तुलना में 23 में देश में मैंग्रोव आवरण में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। याद रखें, मैंग्रोव आवरण जो सुंदरवन के डेल्टा में अधिकांशतः पाए जाते हैं और तटीय क्षेत्रों में, तो उसमें 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। भारतीय वनों एवं वनों के बाहर के वृक्षों TOF यानी कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट का वृद्धिमान स्टॉक्स 6,429.64 मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है। ISFR 2023 में 17 राज्य संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वनाच्छादित है, जबकि इसमें से 8 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है। वर्तमान आकलन के अनुसार 19 राज्यों संघीय क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वनावरण जितना होना चाहिए उतना है। ठीक है, इतने ऐसे कितने राज्य हैं, तो 19 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश। ISFR 2023 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है, तो 43,622.64 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है। ठीक है, झाड़ियों का प्रतिशत। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण कितना है कि 2,83,713.20 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और कितना अधिक है, पिछले साल की तुलना में 234.14 वर्ग किलोमीटर अधिक है। ठीक है, जो कि इस जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.26% है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण देखें तो देश के पूर्वोत्तर भाग में 8 राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.98% भूभाग है, जबकि इनमें देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 यानी कि तकरीबन 8% भूमि पर 25% देश का जंगल है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। तो ISFR 2023 के अनुसार इन राज्यों में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर कम है। ठीक है, जो कि इसमें इनके जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 66.52% है। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा अरुणाचल प्रदेश में, जबकि न्यूनतम की बात करें तो गोवा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा में है। ठीक है, राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र क्रमशः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खासकर यही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस आंकड़े को देखें तो देखिए ISFR 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि होने वाली जो शीर्ष 5 राज्य है उसे देखते हैं। तो पहला स्थान मिजोरम का है। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है 241.73। ठीक है, इतना 241.73 वर्ग किलोमीटर की वनावरण की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये बात हो रही है वनावरण की, याद रखें वनावरण और वृक्षावरण में अंतर होता है। तो
तो वनावरण में मिजोरम में 241.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, गुजरात में 180.07 की, उड़ीसा में 151.89 वर्ग किलोमीटर की, कर्नाटक में 147.70 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और केरल में 133.42 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। याद रखें, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल ये सर्वाधिक वृद्धि होने वाले राज्य हैं। ठीक है, सर्वाधिक कमी की बात करें तो वनावरण में कमी आई है तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। याद रखें, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। 2023 में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, तो इसमें 5 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये डाटा आपको याद हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ये तो ज़रूर आप ये याद रखेंगे कि सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। ठीक है, ये वनावरण की बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अभी सभी वनावरण की ही बात हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वनावरण में ही देखते हैं प्रतिशत वाले 5 राज्य। इसमें मिजोरम जो है वो 85.34% है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 78.67, मेघालय 75.65, मणिपुर 74.28, नागालैंड 73.72। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि सभी में 70% से अधिक है। ठीक है, मिजोरम पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय यहाँ तो 75% से अधिक है और मणिपुर और नागालैंड में 74-73 आसपास है। अब देखिए वृक्षावरण की बात कर ले तो वृक्षावरण वाले 3 राज्य जो है वो देखें, सबसे अधिक वृक्षावरण कहाँ है? महाराष्ट्र में इतना है, यानी कि 14,524 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है राजस्थान में 10,841.12 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है स्थान है उत्तर प्रदेश का 8,950.92 वर्ग किलोमीटर। आगे है सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य, तो पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर गोवा, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। ये वृक्षावरण की बात हो रही है, केरल, गोवा और छत्तीसगढ़। ठीक है, कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तो दोनों मिलाकर के देखें फिर भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान पर, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर है कि सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण को मिला करके देखें तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से पहला स्थान मिजोरम का ही है। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है। अभी तक हम लोगों ने वनावरण देखा था। ठीक है, अभी देखते हैं कि दोनों मिला करके, तो सबसे पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है, फिर उसका उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और राजस्थान में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि ISFR 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों संघीय क्षेत्रों के 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ISFR 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कम जो है उतना क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इतना क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि 4,991.68 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 12 तटीय राज्यों में मैंग्रोव पाए जाते हैं, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ठीक है, इसमें अति सघन मैंग्रोव, ठीक है, अति सघन मैंग्रोव 1463.97 वर्ग किलोमीटर, कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल का 29.33% है। मध्यम सघन मैंग्रोव जो है वो 1500.84 वर्ग किलोमीटर है, जो 30.07% है। एवं खुले मैंग्रोव, ठीक है, उसकी कितनी क्षेत्रफल है, उसका कितना भाग है, तो 2026.87 वर्ग किलोमीटर और यह 40.60% क्षेत्र पर फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य को देखें तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है 2119.16 वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान किसका है? गुजरात का 1164.06 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 608.29 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का 421.43 वर्ग किलोमीटर, जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः दक्षिणी 24 परगना माने साउथ 24 परगना पश्चिम बंगाल में,
2088.88 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद है कच्छ गुजरात, ठीक है, 708.42 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतना मैंग्रोव है, यानी 418.18 वर्ग किलोमीटर। और केंद्रपाड़ा उड़ीसा में है। ठीक है, तो वहाँ पर 212.69 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगने जिले का योगदान जो है 41.85% है। ठीक है, विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र जो है एशिया है। ठीक है, ISFR 2023 के तहत देश में राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर वनों एवं वनों के बाहर वृक्षों तथा विभिन्न भू आकृतिक क्षेत्रों में TOF के वृद्धिमान स्टॉक का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार देश में वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक जो है वो 6429.64 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, जिसमें 4478.89 मीटर घन मीटर वन क्षेत्र के भीतर तथा 1950.75 मीटर घन मीटर अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर आकलित है। ठीक है, काफ़ी सारे आंकड़े हैं। अब पढ़ने की बात है, जो मूल बातें पढ़नी थी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, राज्यों के संघीय क्षेत्रों में वनों का सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ में है, जबकि TOF, ठीक है, में सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद है समग्रतः सर्वाधिक वृद्धिमान स्टॉक क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में आकलित है। ISFR 2021 में वनों में कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन के स्तर पर था, जो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि के साथ वह 7285.5 मिलियन टन के स्तर पर है। राज्यों के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक 1021 मिलियन टन विद्यमान है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश 608 मिलियन टन दूसरे तथा छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है। ISFR की में उत्तर प्रदेश की स्थिति है, आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आप रोक कर स्क्रीन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ